अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम लॉ एंड ऑर्डर में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपका होस्ट हमाद सरवर। नाजरीन, आज जैसा कि आपको पता है कि आज ईद का पहला दिन है। सबसे पहले तो आपको मेरी तरफ से और सन न्यूज़ की तरफ से बहुत ही ज़्यादा ईद मुबारक हो। नाजरीन, हम लाहौर में सड़कों पे घूम रहे थे, जैसा कि आप देख सकते हैं कि सड़कें भी खाली हैं। तो हम गुजर रहे थे डीएजी इमरान किशोर साहब के घर के बाहर से। तो हमने सोचा कि पुलिस ऑफिसर्स भी छापा मारते हैं हर जगह पे, तो क्यों ना आज हम भी इनके घर पे छापा मारें और देखते हैं कि क्या डीएजी साहब पकड़े जाते हैं कि नहीं पकड़े जाते। आए मेरे साथ, दरवाजा नॉक करके देखते हैं, शायद दरवाजा खुल ही जाए। खुल गया जी दरवाजा, आए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर, ईद मुबारक। क्या हाल चाल है आपका? सरप्राइज ठीक ठाक है। इंस्पेक्शन शुरू कर सर हम तो यहाँ से गुजर रहे थे, हमने कहा आपको ईद वाले दिन पकड़ते हैं। आप भी आज यूनिफॉर्म में हैं? मैं अभी अपनी ड्यूटीज करके वापस आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, क्या बात है सर। और कैसे हैं? ठीक ठाक है। ऑल वेल, थैंक यू वेरी मच, मोस्ट वेलकम। सर आ जाए। सर ईद की नमाज किधर पढ़ी है आपने? हम लाइंस में पढ़ते हैं। हमारी जब सारी वो नमाज कॉन्ग्रीगेशंस ख़त्म हो जाती हैं, उसके बाद एंड पे हमारी, क्योंकि पहले वो सिक्योरिटी ड्यूटीज चल रही होती हैं। हाँ जी। तो वो जब परफॉर्म कर लेते हैं तो उसके बाद एंड पे हमारी ईद की नमाज होती है। सर कुर्बानी कर ली आपने सुबह? जी अभी ईद की नमाज पढ़ के हैं तो अभी करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, कुर्बानी आप खुद करेंगे या कसाई बुलाए हुए हैं आपने? नहीं, बुलाया होता है। अच्छा सही बुलाया। सर, आज ईद का दिन है, तो ईद वाले दिन आपका कैसा गुजरता है? क्या किया आपने सुबह से आज तक? असल में जो ट्रेडिशनल पुलिस वर्क होता है ना, जी, जी। वो जस्ट टू शेयर विद द पब्लिक, हमारा मॉर्निंग बहुत ईद वाले दिन जल्दी शुरू हो जाती है। अच्छा। और उसमें जो ड्यूटीज़ लगी होती हैं, सिक्योरिटी ड्यूटीज़, जी जी। उसको ओवरऑल सुपरवाइज करते हैं, जिसमें हम इवन 10 से पहले यानी हम रात शाम से तैयारियां शुरू कर देते हैं और फिर मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग सारे लोग बाहर निकल जाते हैं। ठीक है। और हमारी जो जितने भी ईद के इज्तिमात होते हैं, चाहे वो ओपन हो चाहे क्लोज़ हो, तो उनकी हमने सिक्योरिटी चेक करनी होती है। बिल्कुल। हमारी जो पुलिस की ईद की नमाज अपनी होती है, वो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल अदर ईद कॉन्ग्रीगेशंस होती है। अच्छा। यानी कि हमारी जो पुलिस लाइंस में ईद की नमाज होती है, वो जब सारी ईद की नमाज़ें ख़त्म हो जाती हैं, इज्तिमात ख़त्म हो जाते हैं, तो उसके बाद से हमारी स्टार्ट। तो उसके बाद यानी हमारी अपना एक पुलिस का बड़ा खाना होता है, जिसको जी, बड़े खाने के बारे में हमने बहुत सुना है। ये बड़ा खाना क्या होता है? हाँ, इसका नाम बड़ा खाना इसलिए रखा गया है कि हमारे जितने भी कांस्टेबलरी से लेकर तमाम ऑफिसर्स आईजी तक, ठीक है। यानी उसमें इक्वालिटी के साथ एक ही राउंड टेबल पे बैठ के सारे खाना सही। खाते हैं। ठीक उसमें ये डिस्टिंक्शन नहीं होती रैंक्स की कि कांस्टेबल जो है वो एक डीआईजी के साथ बैठ के खाना खा रहा है, या बिल्कुल एक सही है। एसएसपी जो है वो एक हेड कांस्टेबल के साथ बैठ के खाना खा रहा है। तो वो इसको हम बड़ा खाना कहते हैं कि, और उसमें एक दरबार एक किस्म का होता है, लोगों की बातें सुनते हैं, उनके पर्सनल इश्यूज़, उनकी खुशियों में शरीक होते हैं, सही। उन्होंने अच्छी ड्यूटीज़ की होती हैं, उनको शाबाश दी जाती है। तो ये एक ट्रेडिशन है जो कि 150 साल पुरानी एक ट्रेडिशन है, और जिसमें हमने अभी तक उसको ज़िंदा रखा हुआ है। तो सर, ईद तो आपने गुजार दी अपने ऑफिशियल ड्यूटी से ऊपर ही, अपने पुलिस ऑफिसर के साथ ही। फैमिली को टाइम नहीं देते आप ईद वाले दिन? जब ये सारा ख़त्म हो जाता है तो उसमें हमारी एक ना टर्न बनी होती है, यानी हमारी पूरी नफरी जितनी है वो हम उसको हाफ में डिवाइड कर लेते हैं ऑलमोस्ट। ठीक है। आपको पता है ईद के दिनों में आजकल तो बहुत ज़्यादा सीएम साहिबा का भी फोकस है कि हमने तमाम दिन फील्ड में गुजारना है, बिल्कुल और सही है। उसमें उसके बाद फिर जितनी भी सुपरविजन है, आपने कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें, बाकी चीज़ें जो उनकी होती है वो, और सिक्योरिटी इस्तेमाल जितने भी होते हैं, लोग पार्कों में जाते हैं, बच्चे बाहर जाते हैं, खेलते हैं, स्पेशल ट्रैफिक अरेंजमेंट्स किए जाते हैं, तो वो हमने सुपरवाइज़ करना होता है। लेकिन जो आपका क्वेश्चन है कि हमारी ईद, तो उसमें फिर हम पूरी नफरी को हाफ में डिवाइड करते हैं, और उसमें वो अपने फैमिलीज़ के साथ मिलने जाते हैं, और फिर बाकी हाफ नफरी ड्यूटी कर रही होती है, और फिर उसके बाद फिर वो जाती है, और फिर वो दूसरे ड्यूटीज़ कर रही है। अच्छा सर, बचपन में भी आप ईद मनाते थे, ये पुलिस फोर्स ज्वाइन करने से पहले, तो उस वक्त की ईद आपको ज़्यादा अच्छी लगती थी या अब की ईद ज़्यादा अच्छी लगती है आपको? ऑफ कोर्स बचपन की ईद इज़ ऑलवेज़ द बेस्ट, तो वो याद बंदे को आता है, बिकॉज़ जो आपके जो फ्रेंड्स हैं जो कि बचपन में आपके साथ पढ़ते रहे, खेलते जी। रहे,
गलियों में खेलते रहे, आप ग्राउंड्स में खेलते रहे और स्कूलों में इकट्ठे जाते थे, वापस आते थे, एग्ज़ाम्स की तैयारियों में बैठ के इकट्ठे करते थे। तो वो दिन तो ऑफ कोर्स आर द स्वीटेस्ट मेमोरीज ऑफ योर लाइफ, तो वो अच्छी होती है। बट एवरी एज हैज़ इट्स ओन बेनिफिट्स, तो उसमें फिर बाद में बंदा अपने जो मल्टीफेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसके अंदर से क्वालिटी टाइम निकाल के फैमिली के साथ स्पेंड करता है, तो उसका एक और होती है। और फिर मैं आपको बताऊं कि एक सेटिस्फाइंग फैक्टर बहुत होता है। बिल्कुल। वो सेटिस्फाइंग फैक्टर ये है कि व्हेन यू आर सर्विंग द पीपल, और जब आपकी एक्शंस की वजह से लोगों को रिलीफ मिलता है, तो वो एक सेटिस्फाइंग फैक्टर, एक एडिटिव फैक्टर है जो आजकल मिलता है। तो इसलिए दोनों की अपनी मेमोरीज़ हैं, बट ऑफ कोर्स बचपन की मेमोरीज ज़्यादा। तो घर वालों की तरफ से भी आपको ताने या बातें तो नहीं सुननी पड़ती कि आप टाइम नहीं देते घर पे ईद वाले दिन भी? ये एक बड़ा पुराना हो गया। पहले तो खैर जब हम DPOs हुआ करते थे या मुख्तलिफ़ जगहों पे फील्ड असाइनमेंट्स, बड़ी जो हैवी फील्ड असाइनमेंट्स थी, आजकल तो मैं DIG एडमिन हूँ, लेकिन उस वक्त उन दिनों में बहुत ज़्यादा ये शिकायत होती थी। बल्कि ये भी हुआ कि हमारा हर एक बंदे की कोशिश होती है और ख्वाहिश होती है कि अपने आबाई घर में, आबाई इलाके में, अब मैं उपाड़ा से हूँ तो उपाड़ा से जाके वहाँ पे ईद की जाए और फैमिलीज़ को मिला जाए, तो वो पॉसिबल नहीं था होता उन दिनों में। तो वो शिकायत जो है ये वाली एक रूटीन बन गई है। कई दफ़ा ऐसा भी हुआ कि हमने ईद पे अगर छुट्टी लेके घर गए तो हमें कॉल बैक कर लिया गया ड्यूटी पे, तो ऐसा भी होता रहे। तो लेकिन ये अब उसकी आदत हो गई है ये शिकायत सुनने की। तो सर आज ईद का पहला दिन है, अब इस आज या कल परसों आप अपने रिश्तेदारों से, बहन भाइयों से मिलने जाएंगे? अभी तो यानी कि कल जो होगा दिन इंशाल्लाह उसमें ज़्यादा मुलाकातें होंगी। ठीक है। आज इंशाल्लाह ताला जो क्लोज़ अपने रिलेटिव्स होंगे, अगर वो हमारी तरफ आएंगे तो फिर वो मुलाकात हो सकती है। ठीक है। और कोशिश करेंगे कि अपनी अब कुर्बानी के बाद जो है जो थोड़े बहुत दोस्तों की और इनकी जो हमारी अपनी महफिल है वो उसमें हम पार्टिसिपेट करें। अच्छा सर, एक चीज़ जो अक्सर लोग देखते थे कि हम बचपन में हमने भी बहुत सारी ईदें जो है वो सो के गुजारी हैं, सारा सारा दिन ईद वाले दिन सोए रहते थे क्योंकि बाकी सारा साल तो काम करना पड़ता था। तो क्या आपको भी मौका मिलता है इस तरह की ईद गुजारने का? सोने वाली ईद तो होती है जब बंदा थक जाता है, ज़ाहिर है। हाँ जी। लेकिन ये कि हमारा चूँकि ड्यूटीज़ मैंने जैसे आपको बताया कि सिक्योरिटी प्लान हमारा ईद का कोई महीना पहले बन जाता है। सही। और उसमें बाई नेम हर बंदे की ड्यूटी लगी होती है, तो वो अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करके मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग निकल के नमाज से भी पहले उनकी सुपरविज़न करते और उनको इन प्लेस करने में टाइम लग जाता है। तो उसके बाद फिर नमाज़ें होती हैं और फिर वापस आते हैं। तो ये तो ऑफ कोर्स पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन ये कि हैक्टिक हो जाता है, नींद भी आ जाती है ज़ाहिर है उसमें। अच्छा सर, हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं आपकी ड्यूटी के हवाले से भी। अभी आप DIG एडमिन हैं, तो आप थोड़ा सा बताएंगे कि इस रोल के अंदर क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, क्या ड्यूटीज़ हैं आपकी? प्राइमरीली ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है ऑफ लाहौर पुलिस। इसमें विंग टू विंग ट्रांसफ़र्स होते हैं। विंग से मुराद ये है कि ऑपरेशन टू इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन टू सिक्योरिटी, सिक्योरिटी टू ट्रैफिक एंड ऑल दैट। तो ये जितने भी विंग टू विंग ट्रांसफ़र्स हैं वो किए जाते हैं। फिर फ्रॉम कांस्टेबल टू इंस्पेक्टर जो है उनकी प्रमोशंस की जाती हैं। इंटरनल कंप्लेंट्स हैं, फाइनेंशियल पावर्स हैं जिसमें बजटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बजट्स हैं, ये सारी चीज़ें, वेलफेयर एंड पेंशन्स है, शोहदा की केयर है। और इसमें बिल्डिंग्स की है, नई बिल्डिंग्स जो ऐड हुई हैं, जैसे अभी स्मार्ट पुलिस स्टेशन जो हैं बिल्कुल हमारे लाहौर में 22 स्मार्ट पुलिस स्टेशन नए बने हैं। तो जितने भी नई बिल्डिंग्स ऐड होती हैं उनकी सुपरविजन भी एडमिन में की जाती है। फिर इंटरनल अकाउंटेबिलिटी में कंप्लेंट्स अगेंस्ट पुलिस जो है उनको सुना जाता है। ठीक है। ये सारी रिस्पॉन्स। अच्छा, ये जो आपने कंप्लेंट्स अगेंस्ट पुलिस का जिक्र किया, ये इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि क्या पुलिस जो है उनकी इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म जो है वो कितना अच्छा है? ये लोगों को ना एक बहुत मेरा ख्याल है ज़्यादा बताने की ज़रूरत है। बिल्कुल। कि मल्टीपल फोरम्स ऑफ कंप्लेंट्स अवेलेबल हैं पुलिस के साथ। आपको पुलिस से कोई शिकायत है तो मैं आपको बताता जाता हूँ, जैसे 1787 है जो कि IGP कंप्लेंट्स सेंट नंबर है। यानी एक योर सिंपल टेक्स्ट फ्रॉम योर फ़ोन गेट्स रजिस्टर्ड और उसका एक E टैग इशू हो जाता है। ठीक है,
और उस पे योर कंप्लेंट इज़ मॉनिटर्ड एट द लेवल ऑफ द प्रोविंस, यानी एट द लेवल ऑफ द IGP। एक 1787 है, बहुत आसान तरीका है, टेक्स्ट करें और आपकी कंप्लेंट हो जाएगी रजिस्टर। उसके बाद फिर CM का पोर्टल है कंप्लेंट का, CM साहबा का है। उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर पोर्टल है। उसके बाद हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कंप्लेंट्स ऑफिसर्स हैं, हर टाउन में एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कंप्लेंट्स ऑफिसर बैठा हुआ है जो कि SP रैंक का है, जिस पे कंप्लेंट्स की जाती हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट कंप्लेंट्स ऑफिसर एक SSP रैंक का यहाँ पे हमारे CCP ऑफिस में है और हर ज़िले में मौजूद है, तो वो उनको शिकायत की जा सकती है। फिर आपको बताएं कि जो आप 15 पे कॉल करते हैं, एवरी कॉल मेड एट 15 इज़ रिकॉर्डेड, यू कैन हैव एक्सेस टू योर रिकॉर्डिंग्स। तो वो एक आपके पास होता है। और सिर्फ यहीं तक नहीं, बल्कि सेफ सिटी से कॉल की जाती है कॉलर को जिसने 15 पे की होता है कि आपके साथ पुलिस का रवैया क्या था, रिस्पांस टाइम क्या था, क्या उसने आपकी कंप्लेंट जो है वो आगे फॉरवर्ड की है, आपके आगे कंप्लेंट जो है वो उसमें रजिस्टर हो गई या नहीं हो गई। तो ये सारी फीडबैक ली जाती है एट द सेंटर लेवल। तो कोई भी अगर शिकायत हो, अगर आपके साथ कोई इस तरह किया है, तो ये 15 पे आप जब आपको फीडबैक ली जाती है तो वहाँ पे आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन में FIR दर्ज होने के बाद, और फिर आपको बताएं कि जो फ्रंट डेस्क बने हुए हैं जितने भी हमारे, जैसे आपने देखा होगा कि ब्रेक एंड वाटर वर्क तो बहुत ज़्यादा हो गया, थानों की बड़ी नई बिल्डिंग्स बन गई और सारा बड़ा आपको अच्छा इन्वायरमेंट, सिटिंग इन्वायरमेंट मिल गया। लेकिन एक बैक एंड पे ये इज़ जस्ट 20% ऑफ वट एवर यू सी। 80% जो प्रोसेसेस का काम है वो एक बैक एंड पे आपको नज़र ना आने वाली चीज़ है, लेकिन वो की जा रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक दरख्वास्त दी तो कुछ उनकी टाइमलाइंस फिक्स्ड हैं कि 24 घंटे के अंदर आपका दरख्वास्त का फ़ैसला होना है, 48 घंटे में होना है, 72 घंटे में। तो वो टाइमलाइन से जब एस्केलेट कर जाती है टाइमलाइन, तो वो एस्केलेटेड कंप्लेंट्स में आ जाती है और आपके डैशबोर्ड पे, आपके फ़ोन पे, मॉनिटरिंग ऑफिसर्स के फ़ोन्स पे आ जाती है, पॉप अप हो जाती है कि ये एस्केलेटेड कंप्लेंट है, आपने इसको टाइमलाइन को ऑब्ज़र्व नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि एक डिजिटल वॉच डॉग्स है जो कि तमाम जगहों पे रखा गया है। और इसकी कंप्लेंट्स, जैसे अभी इलीगल डिटेंशन की एक शिकायत पुलिस के ख़िलाफ़ आती है, टॉर्चर की है, करप्शन की है, ये जो कंप्लेंट्स हैं इसको कैटर करने के लिए बड़े ज़बरदस्त स्टेप्स लिए गए हैं और CM साहबा की डायरेक्शंस पे अभी इंट्रोड्यूस किए गए हैं। जैसे अभी पूरे पंजाब के थाने जो हैं, तकरीबन 750 पुलिस स्टेशन हैं पंजाब के, तो तमाम थानों में 3 जगहों पे कैमरास लगा दिए गए हैं। एक लॉकअप में, एक फ्रंट डेस्क पे जहाँ पे आप कंप्लेंट दर्ज कराने जाते हैं, और तीसरा SHO के कमरे। बाहर तो कैमरा सिक्योरिटी के लगे ही हुए हैं। तो एक तो वो इलीगल डिटेंशन का पता लगता है और इसकी मॉनिटरिंग की जाती है कि कितने बंदे हवालात में थे और कितने बंदे कोर्ट में प्रोड्यूस हुए, छोड़े गए, नहीं छोड़े गए, और गैर कानूनी रखा गया है नहीं। फिर रेड्स में शिकायत होती थी कि रेड्स जो है उसमें पुलिस मैन हैंडलिंग करती है, टॉर्चर करती है। तो अभी एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं जिसमें बॉडी कैम्स जो हैं, जैसे वेस्ट में होता है, जैसे यूरोप में है, तो वो बॉडी कैम लगते हैं और उसमें रिकॉर्डिंग होती है और वो किए जा रहे हैं। ये डिजिटल, मैं आपको बता रहा हूँ कि डिजिटल इनपुट के ज़रिए तमाम मॉनिटरिंग जो है वो की जा रही है। और फिर ट्रैकिंग लगी हुई है डिवाइसेस आपकी गाड़ियों में, आपकी मोटरसाइकिल्स में। पता है कि कोई बंदा जो है वो अपनी इस अनलॉफुल पिकेट नहीं लगा सकता, गैर कानूनी नाका नहीं लगा सकता, इस तरह की। ये सर समझ लें कि तमाम डिजिटल इंटरवेंशंस हैं जिसकी वजह से जो है वो ये कंप्लेंट फोरम्स हैं जो अवेलेबल। अच्छा सर, ये आपने कंप्लेंट सेल की तो बात की और आपने बड़ा अच्छे तरीके से समझाया कि क्या क्या फोरम्स लोगों के पास मौजूद हैं, क्योंकि आम आवाम को इन फोरम्स का नहीं पता, उनको नहीं पता कि किसके पास उन्होंने जाना, उनको तो अपने राइट्स का भी नहीं पता। तो आप थोड़ा सा ये हमें बताते हैं कि क्योंकि आप अभी DIG एडमिन हैं, आपके पास ही कंप्लेंट्स आती हैं, तो ये जब कंप्लेंट्स आपके पास आती हैं, इस पर किस तरह की सज़ाएँ फिर आप पुलिस ऑफिसर्स को देते हैं? पंजाब पुलिस में तकरीबन अब 2 लाख नफरी है और अगर आप एनुअल पनिशमेंट देखें तो 50,000 के करीब लोग पनिश होते हैं एनुअली, विच इज़ हाईएस्ट इन फॉर एनी डिपार्टमेंट इन पंजाब। मतलब एवरी 4th पर्सन इन द माइनर और मेजर, ये दोनों यानी पनिशमेंट्स हैं, और मेजर पनिशमेंट्स का भी बहुत लार्जर चंक है जो उनको मेजर पनिशमेंट्स दी जाती है। तो इसका मतलब ये है कि एक रोबस्ट इंटरनल अकाउंटेबिलिटी और डिसिप्लिन का मैकेनिज़्म है जो ऑपरेट कर रहा है, ठीक है।
और ये शिकायत जो है वो उसमें एक नई अब नॉर्मली एक प्रोसीजर है पूरा, जैसे END रूल्स में दिया गया है कि एक शख्स जिसको मैंने डिसमिस कर दिया सर्विस से, ठीक है, उसके बाद फिर वो अपील जाती है ऊपर। अगर SP डिसमिस करेगा तो SSP और वो DIG और एडिशनल IG या IG साहब उसकी अपील सुनते हैं, फर्स्ट और सेकंड, और वो दोनों रेमेडीज़ के बाद फिर वो PST में चले जाता है, पब्लिक सर्विस ट्राइब्यूनल में। तो ट्राइब्यूनल से बहाल होकर लोग वापस आ जाते थे। तो ये शिकायत लोगों को होती थी कि इन लोगों को डिसमिस किया जाता है या इन लोगों को काड़ी भेड़ों को निकाला जाता है और फिर वापस वो डिपार्टमेंट में आ जाते हैं। वो अब उसका रास्ता रोकने के लिए एक नया लॉ ड्राफ्ट किया जा रहा है, बल्कि आलमोस्ट वो टेबल होने वाला है कि उसमें वंस डिसमिस्ड या वंस मेजर पनिशमेंट इज़ इन्फ्लिक्टेड ऑन समबडी, तो वो PST में जाने की बजाय वहीं पे फाइनल होगा, डिपार्टमेंट के अंदर ही फाइनल होगा। जैसे कोर्ट मार्शल होता है आर्मी में और इसी तरह फिर वहीं पे फाइनल हो जाता है। तो इसी तरह उसकी अपील का जो फोरम PST और बाकी है उसको अब उसको बंद किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो इंशाल्लाह ये एक मैंने आपको जैसे फिगर्स दिए कि बड़ा रोबस्ट मैकेनिज्म है और इंटरनल अकाउंटेबिलिटी। नहीं, ये तो आपने बहुत बड़ा फिगर दी है कि 50,000 के करीब जो है एनुअली जो है पनिशमेंट ये सुनाई जाती है। पुलिस की इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म इतना अच्छा है। अच्छा, एक आपने रवैये की जिक्र की और हमने देखा था कि मैडम जो है CM मरीम नवाज साहिबा, उन्होंने भी कहा था कि जनाब पुलिस ऑफिसर जो है वो आज के बाद लोगों से तमीज़ से बात करेंगे, सर या मैडम कह के बात करेंगे। तो ये लोगों को बड़ी शिकायत होती है कि जब नाके पे हमें रोका जाता है तो जी पुलिस ऑफिसर ने हमारे साथ बदतमीज़ी की है, हमें तमीज़ के साथ बात नहीं की। तो उसके लिए कोई SOPs हैं आपके कि किस तरीके से? बिल्कुल नहीं कर सकते आप बदतमीज़ी किसी के साथ। कर्टसी फर्स्ट, और लॉ जो है वो सिटीजन्स के लिए है, सिटीजन्स की बेहतरी के लिए है। तो अगर लॉ को आप मिसयूज़ करेंगे तो उसकी कोई डिफेंस नहीं, कोई टॉलरेंस नहीं है। इसकी मॉनिटरिंग के लिए और इम्प्रूवमेंट के लिए 2 स्टेप्स लिए गए हैं। एक हमने एक टैब दी है हर एक को नाके पे, जिसमें आपका ID कार्ड और आपकी गाड़ी का नंबर या कोई और इस तरह की इनपुट दी जाएगी। तो ऑफ कोर्स उसमें वो पॉप अप कर जाएगा कि अगर आप प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं, अगर आप किसी केस में वांटेड हैं, अगर आप कोर्ट एब्सकॉन्डर हैं, अगर आपकी गाड़ी किसी जगह पे कोई चलानिंग उसकी मिसिंग है या कोई किसी जगह पे वायलेशंस हैं, तो वो आपको बता दिया जाएगा। या क्राइम में वांटेड है या थेफ्ट की गाड़ी है या मोटरसाइकिल इस तरह की थेफ्ट की है, तो वो पॉप अप कर जाएगा। एक तो ये है कि डिजिटल उसकी मॉनिटरिंग होगी कि जो डेटा लिया जा रहा है वो वेरीफाइड है, नंबर 1। नंबर 2, आपके नाकों पे जैसे मैंने बताया कि बॉडी कैम्स जो हैं बिल्कुल वो लगाए जा रहे हैं। तो उसमें बॉडी कैम यू कैन नॉट पुट योर कैमरा ऑफलाइन। तो जो ऑफलाइन करेगा उसकी एक सेपरेट हम उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी कि ऑफलाइन क्यों हुआ था, टेक्निकल, वेदर इट वाज अ टेक्निकल हिच और इट वाज डिलिबरेटली डन। तो ये हम दूसरा बॉडी कैम्स वाली इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। तीसरा ये कि कुछ हम एक और अगर कुछ डिवाइसेस हम ले रहे हैं जिसमें बैक स्कैटर वैन्स और इस तरह की चीज़ें होती हैं, जिसमें नाके के ऊपर उनको प्लेस किया जाता है और वो स्कैन करती हैं मूविंग गाड़ियों को लेफ़्ट राइट, ताकि वो अगर कोई कॉन्ट्राबैंड आइटम है, कोई नारकोटिक्स है, कोई वेपन्स हैं, तो वो उसको डिटेक्ट किया जाए। ताकि एक लंबी क्यू और नॉर्मली शिकायत होती है लोगों की कि जी जब नाका लगा होता है लोग गाड़ियों की कतारें लग जाती हैं और वो ना लगें, ताकि द ट्रैफिक फ्लो कीप्स ऑन मूविंग और उसमें हम सिर्फ रेलेवेंट गाड़ी को रोका जाए जिसके अंदर कॉन्ट्राबैंड आइटम्स हैं। तो ये भी किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है सर, ये आपने बड़ी हमें रेलेवेंट और अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। नाजरीन, ये चीज़ें, ये इन्फॉर्मेशन जो है आम आवाम के लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है कि पुलिस के ख़िलाफ़ अगर आपने कंप्लेन करनी है तो उसके क्या फॉर्म्स आपके पास अवेलेबल हैं। और DIG इमरान साहब ने हमें एक बड़े शॉकिंग फिगर्स दिए हैं कि तकरीबन 50,000 के करीब जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म पुलिस का इतना अच्छा है कि 50,000 के करीब जो ऑफिसर्स हैं उनको एनुअली पनिशमेंट सुनाई जाती है। एक ब्रेक लेते हैं और वक्फे के बाद इमरान साहब से पूछते हैं कि उनके क्या शौक़ है, उनको किताबें पढ़ने का या शायरी पढ़ने का उनको शौक़ है, और उनकी फैमिली से भी मिलते हैं। एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। नाजरीन, आप देख रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर और ये ईद स्पेशल शो जो है। आज हम ईद के पहले दिन बैठे हुए हैं DIG इमरान किश्वर साहब के घर पे। सर वेलकम बैक। सर, अभी हम बात करते हैं आपकी फैमिली के हवाले से। आपके कितने बच्चे हैं और क्या क्या कर रहे हैं? मेरे माशाल्लाह 2 बेटे और 1 बेटी है। बड़ा बेटा 17 का है, 17 ईयर्स, और ही इज़ डूइंग A levels। ठीक है। और साथ में वो प्रोफेशनल क्रिकेट खेलता है, ग्रेड 2 में खेलता है।
और ये छोटा है, ये HSM में है और ये O लेवल्स कर रहा है और छोटी बेटी है वो क्लास 4 में है। ठीक है। तो ये तो सर फैमिली के साथ कितना टाइम आपको स्पेंड करने का मौका मिलता है? फैमिली के साथ मैं कोशिश करता हूँ कि जब मैं स्टाफ पोस्टिंग पे हूँ तो डेफिनेटली ज़रा ज़्यादा टाइम होता है शाम के टाइम पे। ऑफिस के बाद रोज़ाना घर पे होते हैं इंशाल्लाह 5 बजे तक। लेकिन अगर फील्ड हो तो फिर बहुत कम टाइम मिलता है और इनको पता है कि जब हम DPOs थे या SPs थे, डिविजनल SPs थे या ASPs थे, तो उसमें फिर दिन रात वो पूरी रात भी लग जाती थी। ये सो रहे होते थे जब हम वापस आते थे और जब सुबह ये ऑफिस अपने स्कूल चले जाते थे उसके बाद हम अपने ऑफिस में चले जाते थे, तो कई दिन कई दफ़ा मुलाकात भी नहीं थी। तो ये एक सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि आई ट्राई टू स्पेंड सम टाइम आउट ऑफ द शेड्यूल दैट आई हैव। सर पुलिस ऑफिसर्स का एक जनरल विजन जो आवाम की नज़र में वो ये कि बड़े सख्त और बड़े करख्त होते हैं, तो आप घर में अपने बच्चों के साथ आपका क्या रवैया है? इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट स्टोरी। वो मेरी बॉन्डिंग बच्चों के साथ बड़ी अच्छी है, इनके साथ मैं खेल भी लेता हूँ, इनके साथ मतलब अपना बिल्कुल लाइवली और फ्रेंडली इन्वायरमेंट के साथ कोशिश करते हैं। आपका क्या नाम है बेटा? हैदर। हैदर आप क्या करते हैं? मैं अभी HSM में पढ़ रहा हूँ, O2 में। O-levels कर रहे हैं आप? जी। तो हैदर आप आज ईद का दिन है और ईद वाले दिन भी आपके फादर जो यूनिफॉर्म में हैं वो आज भी गए हुए हैं, बाहर गए हुए थे, तो मिस नहीं करते आप ईद पे अपने फादर को? ये तो ऑब्वियसली मिस तो करता हूँ। ठीक है। लेकिन मजबूरी है, फिर बिज़ी होते हैं वो, मुझे भी समझ आती है कि उनका काम है, इसीलिए फिर सैक्रिफाइस तो करनी पड़ती है। तो जिस तरह वो बता रहे हैं कि वो जब पहले फील्ड की उनके पास होती थी पोस्टिंग, जब DP होते थे तो सारा दिन सारी रात भी उनको बाहर रहना पड़ता था, तो आपकी तरफ से या आपके बाकी जो बहन भाई उनकी तरफ से प्रेशर नहीं आता था कि हमें भी घर पे टाइम दें? नहीं, होता तो था कि हम सारे कहते थे बाबा घर नहीं आते, तो वो लेकिन पता था बिज़ी होते हैं। अम्मी होती थी, उनसे बात हो जाती थी, तब हम बाबा को मिस बहुत करते थे वैसे। फिर सोना भी कुछ रात होती थी जब हम सोते भी नहीं थे बाबा का वेट करते हुए। फिर जब अम्मी जानबूझ के हमें सुलाती थी, कहती थी सो जो, उठ के आ जाएंगे। तो आपके वालिद साहब जो हैं पुलिस में, और आपको पता है पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बड़ी ख़राबी हो जाती है, कभी दहशतगर्दी बढ़ जाती है, तो कभी आप घबराए भी हैं कि वालिद साहब जो हैं उनको कोई ख़तरा ना हो उनको कोई? जी, घबराया तो हूँ बहुत दफ़ा। जैसे अगर कोई जैसे स्मोक बॉम्ब्स वगैरह ऐसे कुछ हो रहा हो उधर, लाइट्स हो रहे हों, तो जब बाबा जाते हैं ऑब्वियसली डर लगता है। फिर हम इनको बड़ी दफ़ा कहते हैं ना जाएं, आप इधर रह लें, वैसे ही। ठीक है। डर तो वैसे बहुत लगता है तब। तो हैदर आपने क्या पढ़ना है आगे जाके? मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना, IT में जाना। आप पुलिस में नहीं जाएंगे? नहीं। तो आपको इंस्पिरेशन मिलती होगी अपने फादर से। आपके भाई जो हैं उनका है शौक CSS करने का और पुलिस में जाने का? भाई तो क्रिकेट में जा रहा है, ठीक है, और मैं IT में जा रहा हूँ, तो ठीक है, किसी का भी नहीं है। बेटी का भी नहीं है। अच्छा, बेटी का भी नहीं है। तो हैदर ये बताएं कि घर में आपके फादर का आपके साथ कैसा रवैया है? आपके साथ फ्रेंडली हैं? बहुत फ्रेंडली हैं वैसे। अच्छा। और खेलते भी हैं, क्रिकेट खेलते हैं हमारे साथ, ज़्यादातर हमारे साथ ही रहते हैं ना, बैठते हैं हमारे साथ, बातें करते हैं, और वैसे ही फ्रेंडली सा। अच्छा सर, ये तो एक बड़ी अजीब सी बात होगी, क्योंकि लोगों का जो जनरल परसेप्शन है पुलिस ऑफिसर्स के बारे में वो तो बिल्कुल डिफरेंट होता है, जबकि जो असल रियलिटी है बिहाइंड द सीन्स, वो किस तरीके से अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं या उनका क्या रवैया है, ये तो जनरली लोगों के लिए बड़ी एक मज़ेदार और नई सी बात होगी। अच्छा सर, ये बताएं कि पुलिस की ड्यूटी के अलावा आपके और क्या शौक़ हैं, क्या हॉबीज़ हैं आपकी? पढ़ने लिखने का ज़्यादा शौक़ था शुरू से ही, तो मैंने अभी भी अपनी एक छोटी सी लाइब्रेरी मेंटेन की हुई है। ठीक है। तो उसमें ज़्यादातर हिस्ट्री, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इस्लामिक रिलीजन की बुक्स और कंपैरेटिव रिलीजन, ये सारा पढ़ते हैं। और बाकी लिखने का बहुत शौक़ है शुरू से ही, तो कोई छोटी मोटी जो भी है वो कोशिश करते हैं, ड्राफ्टिंग करते हैं। अच्छा, हिस्ट्री और आपने कहा रिलीजन और पॉलिटिक्स पढ़ने का आपको शौक़ है, तो कौन सी किताब आपको बहुत ज़्यादा पसंद है जो आपने बार बार पढ़ी हो? दो बुक्स बड़ी अच्छी मुझे लगती हैं। एक यानी इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ राइटिंग, हेनरी किसिंजर इज़ नंबर 1। सही है।
और लाइक उनकी सारी डिप्लोमेसी बहुत अच्छी है बुक। ईयर्स ऑफ रिन्यूअल बहुत अच्छी है। ईयर्स इन वाइट हाउस वो अच्छी है। और उसके बाद फिर जो इस्लाम की है, एक मार्टिन लिंक्स थे जो कन्वर्ट हुए, मुसलमान हुए, मोहम्मद उनकी एक बुक है। उनका इस्लामिक नेम अबू बकर सिराजुद्दीन है। वो बहुत अच्छी है, एक्सलेंटली ड्राफ्टेड बुक है। रहीकुल मख्तूम है, एक सीरत पे बुक, वो बहुत अच्छी बुक है। इसके अलावा जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की हैं उसमें वन वर्ड डिविजिबल है, एक डेविड रेनॉल्ड की बुक है, वो अच्छी बुक है। डेविड टॉमसन की यूरोप सिंस नेपोलियन अच्छी बुक है। हाँ जी बिल्कुल। और गाथा राम की एक बुक्स अच्छी हैं यूरोप पे वो लिखी हुई, वो अच्छी बुक्स हैं। बाकी भी जो भी अच्छी लगती हैं वो पढ़ते रहते हैं। जो नया लिटरेचर ये वो आता रहता है। स्टेट ऑफ डिनायल है बॉब वुडवर्ड की, वो अच्छी है। अच्छा सर, आपने हिस्ट्री की बात की और आपने नेपोलियन का जिक्र किया, तो हिस्ट्री में से कौन सा हिस्टोरिकल फिगर है जिसको आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा है या जिसको आप फॉलो भी करते हैं? इमाम गज़ाली को बहुत पसंद है, उनका फ़िलासफ़ी, उनकी लॉजिक, उनका तबसरा बहुत अच्छा लगता है। उसके अलावा इब्ने खुल्दून जो है वो भी जो है मुकदमा इब्ने खुल्दून, वो एक अच्छी बुक है। बाकी जो सीरत का जैसे मैंने बताया वो ऑफ कोर्स एक बड़ी फैसिनेटिंग होती है। ऑलवेज़ ए डिफरेंट डायमेंशन एंड एस्पेक्ट ऑफ लाइफ कम्स अप। और कुरान की तफसीर जो है वो भी एक बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, जिसमें हर दफ़ा आपको कुरान के मीनिंग्स जो हैं उनको एक डिफरेंट अंदाज से देखने का मौका मिलता है। तो मेरे ख़्याल में वो बड़ी ज़बरदस्त है। बाकी जो डिफ़ाइनिंग मोमेंट्स हैं वर्ल्ड लीडरशिप में, और उसमें मुझे विंस्टन चर्चिल बहुत पसंद है। और चर्चिल की स्टोरीज़ और उनकी स्पीचेज़ और उनकी राइटिंग्स खूब पसंद है। तो सर ये अभी जो आपकी पुलिस की नौकरी है इसमें तो आपको फुर्सत नहीं मिलती होगी, तो कभी सोचते नहीं है कि ये छोड़ के जो है बस अपना किताबें लिखूँ या ये एक किस्म का मेरा वो मिस्ड पैशन है। अच्छा। और यानी जिसको मैं बहुत जेन्युइनली मिस करता हूँ, यू टच माय हार्ट। तो लेकिन ये कि वो किसी वक्त मौका मिलेगा तो रिटायरमेंट के बाद हाँ कुछ करेंगे इंशाल्लाह। तो सर अपने बच्चों को आप इंकरेज करते हैं किताबें पढ़ने पे, या इनको आप कभी आपने इनको फोर्स किया कि तुमने ये पढ़ना, ये नहीं मैं करता, लेकिन ये कि वो खुद इंस्पायर होकर थोड़ा पढ़ते हैं। ये हुसैन भी जो क्रिकेट खेलता है वो पढ़ लेता है, ये पढ़ लेता है, लेकिन वो जैसे स्पॉन्टेनिटी और वो नहीं है कि मैंने बताना है कि ये एरिया आप पढ़ें या नहीं, व्हाटएवर ट्रिगर्स योर थिंकिंग, तो वो आप करें। हैदर, आपके वालिद साहब जो हैं वो एक बहुत बड़े ओहदे पे हैं, पुलिस ऑफिसर हैं, तो आपके फादर की ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो आपको बहुत सबसे ज़्यादा अपील करती हैं कि मैंने भी इन चीज़ों को फॉलो करना है? बहुत काइंड है, मतलब दूसरों के साथ जैसे उनका वे ऑफ स्पीकिंग है वो बहुत मुझे अच्छा लगता है। जैसे अगर कोई सर्वेंट भी हो उससे भी बहुत आराम से बात करनी है, ऐसे किसी को अपने नीचे ही नहीं डालना कि सारे वो कहते हैं कि इक्वल है ना, तो इक्वालिटी से बात करनी होती है। तो कोई ऐसी नसीहत है जो आपके फादर आपको बार बार करते हैं कि इस चीज़ का आपने ज़िंदगी में ज़रूर ख्याल रखना है? नमाज का। अच्छा, नमाज का दर्स देते हैं आपको? जी। चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है। वो तो इस्लाम पे तो रहना पड़ता है ना फिर। बिल्कुल ठीक है जी, और तो कुछ नहीं। उसके अलावा किताबें पढ़ने का भी आपको कहते हैं? नहीं, वो तो हम खुद ही पढ़ लेते हैं फिर। अच्छा सर, एक चीज़ ये बताएं कि ये जो भी आपकी जो पोस्ट है इसके ऊपर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। लोगों को तो नज़र आता है ग्लैमर, फेम नज़र आता है उनको, मगर वो ये नहीं देखते कि इस पोस्ट के पीछे जो स्ट्रेस बंदे को लेना पड़ता है और जो काम करना पड़ता है, ऑब्वियसली आपकी फैमिली भी बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस होती है, पर्सनल लाइफ भी सेक्रीफाइस होती है। तो ये स्ट्रेस मैनेजमेंट किस तरीके से करते हैं आप? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंजाब पुलिस में हमने एक स्टडी की थी, और उसमें जो डायबिटिक पेशेंट, हार्ट के पेशेंट, उसकी तादाद तमाम महकमों से डबल थी। तो उसकी बेसिक वजह जो है वो स्ट्रेस है, क्योंकि एक तो वर्किंग आवर्स फिक्स्ड नहीं, फिक्स्ड वर्किंग आवर और फिक्स्ड छुट्टी जो है वो इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। लेकिन हम इस पर शिकायत नहीं कर रहे। पुलिस का ज़ाहिर है काम इस तरह का है कि उसमें जब दूसरे महकमे अगर छुट्टी पे होंगे तो पुलिस छुट्टी कर नहीं सकती। अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होगी तो फिर पुलिस ड्यूटी पे होगी, अगर छुट्टियां होगी, अगर कोई एंटरटेनमेंट होगी, अगर कोई इवेंट होगा तो उसमें पुलिस की ड्यूटी होगी। तो इसलिए वो होता ज़रूर है। लेकिन स्ट्रेस जो है
वो इट स्लोली ईट्स योर बॉडी। बिल्कुल तो और आहिस्ता आहिस्ता ये डिजीज़ स्टार्ट कैचिंग यू। तो उसमें हमारी जो फिगर्स थे डिजीज़ के वो बहुत ज़्यादा थे। इसमें जो हमारे आईजी साहब पहले रह के गए डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, उन्होंने बहुत ज़्यादा स्टडीज़ की, काम भी किया इस पे, और उसमें इन्होंने वेलफेयर के जो एस्पेक्ट था, जो निगलेक्टेड एस्पेक्ट था पुलिस का, उसको बहुत ज़्यादा फोकस किया। अपार्ट फ्रॉम द बिल्डिंग्स एंड ऑल दैट यू सी, तो उसमें लोगों की जो हमारी नफरी थी, उनकी जो वेलफेयर की चीज़ें थी या फाइनेंशियल एड उनको रिक्वायर्ड थी वो दी गई, उनको जो हेल्थ की केयर रिक्वायर्ड थी वो दी गई। तो कोशिश करते हैं, लेकिन ये स्ट्रेस मैनेजमेंट का मैं समझता हूँ कि जो अच्छा तरीका है वो एक तो हमारी जो इंटरेक्शन है, पुलिस रूल्स के अंदर लिखा हुआ है कि आपकी इंटरेक्शन कॉन्स्टेबलरी लेवल पे पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों होनी चाहिए। यानी कि ये ऑफिसर्स का रोल है कि अपनी नफरी का स्ट्रेस कम किया जाए। कमांडर का काम होता है कि नीचे जो है वो स्ट्रेस, अगर उनकी दे सेंसिंग स्ट्रेस इन द नफरी, तो वो किस तरह से उसको डायग्नोस करते हैं और किस तरह से उनको क्योर करते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो वो मेरे ख्याल में जो इंटरेक्शन है पर्सनल और प्रोफेशनल लेवल पे, और दरबार और खुला दरबार और लोगों के साथ अपनी कांस्टेबलरी के साथ मिलना, उनके इंटरव्यूज़ करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, कोई ऐसा केस आपने अपनी ज़िंदगी में किया हो जो हमेशा के लिए आपको याद रह गया? बेशुमार केसेस हैं, मैं मतलब आई डन लॉट अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जब मैं एएसपी था तो वहाँ पे एक स्लॉटरिंग का इंसिडेंट हुआ था, जिसमें एक वालदा और उसका बच्चा जो है वो 4 साल का, वो स्लॉटर कर दिया गया नौशहरा में। आई वाज एएसपी नौशहरा। तो उसमें एक बड़ा फैसिनेटिंग केस था। 36 घंटे में एक ब्लाइंड केस को ट्रेस किया, और बड़ी लंबी बड़ी फैसिनेटिंग स्टोरी है, तो किसी और वक्त बताएंगे। लेकिन वो उस वक्त जब मैंने देखा बच्चे को ज़िबाशुदा हालत में, जो कि एक हाउस नाइफ़ के साथ रफ स्लॉटरिंग में ज़िबा किया गया था, तो वो आई मेड ए वाओ एंड प्रॉमिस टू माई सेल्फ कि जब मैं उस वक्त तक सोऊंगा नहीं जब तक इसको ट्रेस नहीं करूँगा। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उसको ट्रेस किया, उसके कल्प्रिट तक पहुँचे। तो बड़ा अच्छा एक डिटेक्टिव वर्क था जो अभी तक मुझे ज़्यादा फैसिनेट करता है। सर, पुलिस की नौकरी के अंदर आपको ऑब्वियसली बहुत सारा खिदमत खल्क भी करते हैं लोगों की, क्राइम कंट्रोल करने में आपके पास पावर भी है, फेम भी है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें जो सबसे ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करती है इस काम में? पुलिस की जो है सबसे ज़्यादा, मैंने जैसे शुरू में बताया कि आपको एक सेल्फ सेटिस्फाइंग फीलिंग होती है। बिल्कुल सही है। मुझे अभी तक याद है, एक बच्चा अगवा हुआ, मैं CIA में कमांड कर रहा था, तो बच्चा जो है वो 5 करोड़ के तावान के लिए अगवा हुआ। पूरी टीम जो थी वो मेरा ख्याल में 2-3 दिन हार्डली कोई सोया होगा और उस पर काम कर रहे थे। छोटी छोटी टेक्निकल चीज़ें होती हैं जिनको बिट्स एंड पीसेस में आपको तमाम छोटे पीसेस कॉन्कैटिनेट करने हैं, इकट्ठे करने हैं, और उनके साथ उनको किसी नतीजे तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो उसमें जब हमने ट्रेस कर लिया केस को, बच्चा रिकवर कर लिया विदाउट पेइंग ए सिंगल पैनी ऑफ रैंसम, तो जिस तरह से मैंने अपनी टीम को CIA के सेंटर में रोते हुए देखा कि टीम इस तरह से रो रही थी जैसे वो उनका अपना बच्चा हो, और उसकी आपने पूछा कि जो सबसे ज़्यादा मज़ा आता है जिस फीलिंग में, वो एक सेल्फ सेटिस्फाइंग फीलिंग होती है। अब वो जो एक वेल टू डू फैमिली थी जो कि रिवार्ड करना चाह रही थी हमारी टीम को, फाइनेंशियल रिवार्ड्स देना चाह रही थी कि जी मैं टीम को रिवार्ड करना चाह रहे हैं, बट दे रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट एनी रिवार्ड। और उन्होंने कहा कि ये बच्चा जिस तरह से मिला है, और मेरा ख्याल है वालिद उसका उस तरह से नहीं रो रहा था जितना, इसका मतलब है उस टीम को फ़िक्र थी उस बच्चे की ज़िंदा निकालने में, बचाने में। तो वो जो फीलिंग थी वो इट वाज रिटन लार्ज ऑन देयर फेसेस। तो ये जब आप किसी काम में लगे होते हैं और उसमें नतीजा निकलता है, तो जो एक अपनी इंटरनल सेटिस्फैक्शन और सेल्फ सेटिस्फाइंग फीलिंग आती है, वो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा रिवार्ड है। सर, ये तो आपने बड़ी अच्छी स्टोरी बताई है, और मेरे ख्याल से इस तरह की और बहुत सारी स्टोरीज आपके पास होंगी कि जहाँ पे लोगों को ये नज़र आए कि पुलिस ऑफिसर जो हैं इनकी इमोशनल साइड और ये जो खिदमत खल्क करते हैं इनको कितनी सेटिस्फैक्शन मिलती है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। और एक और बड़ा मुझे अभी तक याद है, उसमें एक 6 साल खातून जो है वो जेल में रही। 6 साल के बाद उसका एक्चुअल कल्प्रेट पकड़ा गया। उस पर 6 साल यानी उस पर ये इल्ज़ाम लगा रहा कि उसने अपना हस्बैंड को खुद मर्डर किया, जबकि एक रॉबरी विद मर्डर था वो एक इंसिडेंट।
जब हमने उस खातून को ट्रेस किया तो वो जेल से उस वक्त निकल चुकी थी, तो उनको घर जाके पैगाम दिया तो उसने एक जुमला बड़ा ज़बरदस्त कहा। उसने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मेरी सिर्फ़ एक आपसे गुजारिश है कि मेरी ससुराल को जाके बता दें कि मैं बेगुनाह थी, मैंने अपने हस्बैंड को मर्डर नहीं किया। वाह क्या बात है। तो इस तरह की बड़ी वो फीलिंग्स होती हैं बंदे में। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि ये स्टोरीज़ आपको पसंद आई होंगी। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्पेशल एपिसोड ईद की DIG इमरान कश्मीर साहब के साथ। अच्छा हैदर, ये अभी आपके फादर जो हैं ब्रेक से पहले बता रहे थे, हमें स्टोरीज़ बता रहे थे कि जो उनकी पुलिस की होती हैं, जब अब्बू घर आते हैं तो आपसे आकर डिस्कस करते हैं कि आज मैंने ये किया, आज मैंने ये किया। मुझे बड़ा दुख होता है कि अगर वो कहें किसी बंदे को उन्होंने मारा है, ऐसे किया है, अच्छा। वो मैं नहीं सुनना चाहता। तो आपको उनकी डे टू डे चीज़ों का नहीं पता होता? नहीं, वो मैं नहीं। तो आप क्या डिस्कशन करते हैं फिर अपने फादर के साथ? घर की बातें होती हैं, स्कूल की बातें होती हैं? वैसे तो ज़्यादातर मजाक ही होता है। अच्छा मजाक कर रहे होते हैं बस। और तो कुछ नहीं। अच्छा, तो आपकी हैदर और क्या हॉबीज़ हैं? आप स्कूल जाते हैं, उसके अलावा और क्या हॉबीज़ हैं आपकी? मैं फुटबॉल खेलता हूँ फुटबॉल खेलते हैं? जी। कौन सी टीम आपकी फेवरेट टीम कौन सी है आपकी? मैनचेस्टर सिटी। मैनचेस्टर सिटी है। अभी इस दफ़ा तो हार गई है मुझे लगता है। जी। आर्सेनल से आ रही है। जी, आर्सेनल से आ रही है। हाँ जी, इस दफ़ा तो हार गई। तो आपने आगे फुटबॉल को कंटिन्यू करना है जिस तरह आपके बड़े भाई क्रिकेट में जा रहे हैं? मतलब स्कोर उसके टू एन एक्सटेंट कह सकते हैं। तो हैदर, आपकी जो स्कूल के अंदर जो पेरेंट टीचर मीटिंग होती है उस पर कौन जाता है? आपकी अबू जाते हैं या आपकी वालदा जाती हैं? कभी कभार अबू चले जाते हैं, कभी कभार वालदा चली जाती है। तो आप अपने स्कूल में अपने क्लास वालों को बताते हैं कि मेरे फादर जो है पुलिस ऑफिसर हैं? नहीं आपको मना किया हुआ कि या खुद ही नहीं बताते? नहीं, खुद ही नहीं बताता, क्योंकि फिर सारे लोग कहने लग जाते हैं ना, फिर बातें शुरू हो जाती हैं आगे से, फिर काम भी पड़ जाते हैं। अच्छा, काम निकल आते हैं जी। वो नहीं फिर मैं करता। चलें, ये तो ठीक है। तो उसके अलावा हैदर, आप हमें ये बताएं कि आपके जो बाकी जो बहन भाई हैं उनके साथ आपका किस तरह का इंटरेक्शन है? उनके साथ भी फ्रेंडली सही है। ठीक है, हम मजाक करते हैं, एक दूसरे को तंग करते हैं, खेलते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है। वैसे ही उस भाई के साथ मैं फुटबॉल भी खेल लेता हूँ, क्रिकेट भी सही है। खेलता हूँ, वीडियो गेम्स भी खेल लेता हूँ। बहन के साथ वो वैसी पेंटिंग करती है, ऊपर वो वैसे ही उसके साथ बोर्ड गेम्स वगैरह ऐसे खेल लेते हैं चीज़ें। तो आपके फादर की तो जो जॉब है ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, इनको तो टाइम नहीं मिलता होगा। आपको कहीं ट्रैवल पे लेके जाते हैं कि शहर से बाहर ये सफ़र पे भी जाते जी हैं? जी, लेके जाते हैं। कहाँ कहाँ लेके गए हैं? वैसे तो बहुत जगह लेके गए हैं, हाइकिंग पे अच्छा, बड़ा hiking मज़ा पे। आता है। राकापोशी गए हैं ठीक है। और भी जगह बड़ी नागा हैं। पर्वत बेस कैंप में। अच्छा, नागा पर बेस कैंप पे भी गए हैं। तो हाइकिंग का शौक मुझे भी है, इनको भी है। अच्छा, नेक्स्ट टाइम कब लेके जा रहे हैं फैमिली को? ये हर साल कहते हैं गर्मियों में, लेकिन वो मैं आगे टाल देता हूँ। लेकिन इस दफ़ा प्लान है कुछ छोटी छुट्टी लेके जाएंगे। अच्छा चलें, ठीक है। अच्छा सर, ये बताएं हमें कि पुलिस ऑफिसर जो हैं, जो SP रैंक के या DIG रैंक के होते हैं, अवाम को ये लगता है कि शायद ये एक्सेसिबल नहीं है। ठीक है, लोगों का सारी ज़िंदगी इंट्रैक्शन जो है वो कांस्टेबल के साथ रहेगा या ज़्यादा से ज़्यादा SHO से जाके बातचीत कर लेंगे, मगर आपके जैसे जो पढ़े लिखे ऑफिसर्स हैं उनके साथ क्या अवाम आके मिल सकती है? वेरी फ्रीली, कोई एक ओपन डोर पॉलिसी होती है। ठीक है मैं आपको बताऊं, यू वॉन्ट बिलीव इट, CCPO साहब लाहौर जो हैं, जी, बिलाल सदीक मैना साहब, वो रोज़ाना, यानी कि कोई कंप्लेनेंट ऐसा नहीं होता है जो कि, यानी कि एक भी कंप्लेनेंट पर्ची के साथ जो कि जी पर्ची सिस्टम चल रहा होता है, तो ऐसी कोई बिल्कुल बात नहीं है। उनको सबसे ज़्यादा इस बात पे होता है कि कंप्लेनेंट जो है उसको मेरे तक आने से कोई ना रोके। ठीक है, तो वो रोज़ाना अपने दफ्तर में खुद सारी लाहौर की कंप्लेंट सुनते हैं। इसका मतलब वो एक एडिशनल IG रैंक के ऑफिसर जो है वो अगर ये काम कर सकते हैं, तो वो ये SPs और बाकी तमाम लोग जो हैं, ये इट इज़ वेरी ईजी। यानी आप, आई अर्ज द पीपल कि अगर कोई कंप्लेंट पुलिस के अगेंस्ट है तो वो ज़रूर जाएं सीनियर्स के पास बताने के लिए, क्योंकि हम ये क्लेम नहीं करते कि हम हर चीज़ तक हम मॉनिटर कर रहे हैं और बिल्कुल डिटेल से, वो तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात देख सकती है। लेकिन हमारे तक जब तक कंप्लेंट नहीं आएगी उस वक्त तक हम उसकी करेक्शन कैसे करेंगे, उसकी रिड्रेसल कैसे करेंगे? तो मेरा ख्याल में इनको ज़रूर आना चाहिए। बिल्कुल नाजरीन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज जो है इमरान कश्मीर साहब ने दिया है कि पुलिस ऑफिसर्स बेशक कोई भी उनका रैंक हो, वो आवाम के लिए एक्सेसिबल है। और अगर आपका कोई भी इशू है, कोई भी आपकी कंप्लेन है, अगर आपके केस के अंदर डिले आ रहा है, आपकी इन्वेस्टिगेशन में डिले आ रहा है, तो आप अपने जो मुतलका जो SP है या जो DIG है उनके पास आप पेश हो सकते हैं ताकि आपका प्रोसेस जो है वो स्पीड अप हो। अच्छा सर, इसके अंदर हमें ये बताएं कि आजकल जो पुलिस ऑफिसर्स या जो लो रैंक के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं,
ये टिकटॉक पे या सोशल मीडिया के ऊपर जो है इनकी काफ़ी सारी वीडियोस वायरल होना शुरू हो जाती हैं। तो ये अवाम की तरफ से एक बड़ा क्वेश्चन आता है, क्या इसके कोई एसओपीज़ हैं आपके इंटरनल डिपार्टमेंट के? सोशल मीडिया पॉलिसी एक इशूड है ठीक है। पुलिस की, पंजाब पुलिस की, और उसमें जो पॉलिसी स्टेटमेंट ऑन पुलिस है वो एक ऑथराइज स्पोक्स पर्सन दे सकते हैं, और उसके अलावा पर्सनल प्रोजेक्शन के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते इसको अपनी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को। और उसमें काफ़ी एक्शन भी लिए गए हैं, जिसमें अगर कोई वायलेशन हुई है सोशल मीडिया पॉलिसी की तो उसमें काफ़ी लोगों को सज़ाएं भी दी गई हैं। और लाहौर के अंदर मैं बताते हैं कि, और इसी तरह बाकी शहरों में भी हो रहे हैं कि लाहौर का तो आई कैन वाउच फॉर इट कि काफ़ी ज़्यादा पनिशमेंट्स इसमें हुई हैं। ठीक है। तो इसमें ये अब आपके पास कंप्लेंट्स आती हैं जो आपके पास डीएजी एडमिन जो सेल जी जी, कई लोग आ जाते हैं, कंप्लेंट हमारे पास भी आती हैं, हम भी उसको रिड्रेस करते हैं। और सोशल मीडिया की वायलेशंस जो हैं वो पॉलिसी की वायलेशन आप नहीं कर सकते। हाँ, ये देखें, अगर पॉजिटिव यूज़ ऑफ सोशल मीडिया हो तो एक बहुत अच्छी चीज़ है, बिल्कुल सही। क्योंकि इसकी रीच बहुत ईजी है। मतलब आप ऐप के ज़रिए सारी अपनी पैगाम पहुंचा रहे हैं, जैसे भी आपके चैनल के थ्रू पैगाम पहुंच रहा है, तो इसी तरह सोशल मीडिया के ज़रिए भी पैगाम पहुंचता है। लोगों को फोरम्स ऑफ कंप्लेंट्स का नहीं पता, लोगों को नहीं पता कि पुलिस कैसे एक्सेसिबल है, क्या क्या आपके राइट्स हैं। जिस तरह अक्यूज़्ड के राइट्स हैं तो इस तरह, यानी अगर कंप्लेनेंट के राइट्स हैं तो अक्यूज़्ड के राइट्स भी हैं। और इसी तरह लोगों को, हमारी घरों की ख़वातीन को नहीं पता कि डोमेस्टिक वायलेंस हो तो फिर क्या करना है, तो अगर हमारे राइट्स टेम्पल हों तो क्या करना है, सोशल मीडिया पे आपको कोई बंदा ब्लैकमेल कर रहा है तो क्या करना है, तो अगर कोई आपकी स्टॉकिंग कर रहा है, साइबर स्टॉकिंग कर रहा है तो क्या करना है, कोई फ्रॉड हो रहा है इंटरनल, आपको पता है ऑनलाइन फ्रॉड्स बहुत हो रहे हैं, तो उसमें क्या करना है। तो ये सारी मेरे ख्याल में चीज़ें हमें सोशल मीडिया के ज़रिए ही पहुंचानी है। तो इसका पॉजिटिव यूज़ को हमने नहीं रोकना, लेकिन एट द सेम टाइम हमने एक लिमिट्स और बाउंड्रीज़ के अंदर रह के अपनी पॉलिसी, सोशल मीडिया पॉलिसी के अंदर रह के इसका यूज़ करना है, तो वो अलाउड है। अच्छा सर, आखिर में हमें ये बताएं कि हम आपसे मिले, आपको हमने बहुत हम्बल पाया, और जिस तरह आपके बेटे हैदर भी बता रहे हैं कि आपने हमेशा जो है बराबरी और इंसाफ की बात की, उनको ये कह के दूसरे से ऊपर जो है अपने आप को नहीं लेके आना। मगर हम ये देखते हैं कि जो पुलिस ऑफिसर्स या जो बाकी जो सिविल सर्वेंट्स हैं, जब वो नए नए CSS करके आते हैं तो उनकी शायद उस तरह से ग्रूमिंग नहीं हुई होती, और वो मिसयूज़ ऑफ पावर भी करते हैं। और इसमें अनफॉर्चुनेट है, ऐसा होता है। और हम भी जब जवान अपनी जवानी में ASP नए नए आए, या जब वो हमारे काउंटर पार्ट्स ACs आते थे, तो उसमें कई गलतियां होती हैं इंसान को, और उसको एक्नॉलेज करना चाहिए, और उसकी फिर करेक्शन भी करनी चाहिए। विद द पैसेज ऑफ टाइम यू गेट मैच्योर इन लाइफ। ठीक है, तो मैच्योरिटी जो है वो जब आ जाती है तो उस वक्त आपको एहसास होता है कि बेसिक आपका पर्पस किसी भी अपने सिविल सर्वेंट का वो सर्विस डिलीवरी है, आपका बॉसिंग नहीं है। यू आर नॉट बॉसिंग द पीपल, यू आर एक्चुअली डिलीवरिंग सर्टन सर्विसेज टू द पीपल। तो इसीलिए इसका नाम सिविल सर्वेंट रखा गया है। तो वो जब एहसास पैदा हो जाएगा, और जब एक हम वर्ड यूज़ करते हैं एम्पैथी, वो एम्पैथी क्रिएट करनी चाहिए। एम्पैथी इज़ नॉट सिंपैथी, बट at least you are listening to the complaint of anyone, whether it is false or frivolous, whether it is true or not. लेकिन if you are listening to the complainant with the empathy and the concern for the complaint कि मैं इसको redress करूँगा if it is a valid complaint, उसका नाम empathy है। तो मेरा ख्याल है basic element and component of a civil servant is courtesy and empathy। ये दोनों चीज़ें नो सिविल सर्वेंट शुड लेट गो ऑफ दीज टू एलिमेंट्स। अच्छा सर, इस पे एक बहुत ज़्यादा तनकीद होती है, सिर्फ पुलिस पे नहीं, वैसे ही भी ब्यूरोक्रेसी के ऊपर ही, कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है ये कॉलोनियल पास्ट को रिफ्लेक्ट करती है। जो अंग्रेज़ों के बनाए हुए कानून थे, जो उनके प्रोसीजर्स थे, ब्यूरोक्रेसी आज भी लोगों को उसी तरीके से ट्रीट करती है। तो आप तो ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा हैं, क्या आपको भी लगता है कि ये बात सच है? काफ़ी हद तक ट्रांजिशन आ चुकी है फ्रॉम फोर्स टू सर्विस, लेकिन अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। कॉलोनियल पास्ट इज़ ए पास्ट। अब हमें अपने लोगों को सर्व करना है, और हम वी आर नॉट देयर कॉलोनियल मास्टर्स, वी आर वन ऑफ देम्स। तो हमें मेरे ख्याल में इसी मोटो को लेके आगे चलना है कि अपने लोगों को अपने अंदर रह के, उनके अंदर रह के उनको सर्व करना है। तो उनको जब तक ये एहसास नहीं होगा कि वी आर फॉर देम, वी आर वर्किंग फॉर देम,
तो उस वक्त तक दे वॉन्ट फील कंफर्टेबल विद अस। चले सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू हैदर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया। हम आपको मज़ीद अब आपका टाइम नहीं लेंगे ताकि आप अपनी फैमिली के साथ या अपने काम पे ईद स्पेंड कर सकें। नाजरीन, ये रहा हमारा आज का प्रोग्राम, ईद स्पेशल प्रोग्राम DIG इमरान किश्वर साहब के साथ। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी और इनकी फैमिली की गुफ्तगू आपने सुनी, और हमने इनको बहुत ही हम्बल और बहुत डाउन टू अर्थ इंसान पाया है। और आज जैसे आप देख सकते हैं कि ईद वाले दिन भी वो अपनी ड्यूटी निभा के घर आए थे और साथ ही हमने उनको पकड़ लिया है। अपना ख्याल रखें और ईद के दिन एंजॉय करें। अपने होस्ट हमाद सरवर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।